नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। टारगेट 272 में आपका स्वागत है। चलो चलो जाओ, रास्ता अलग अलग मुद्दे, कभी पार्टी ऑफिसेज मैंने आपको दिखाया, कभी उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या सोच रहा है, इस पर हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे अपने तरीके से विकास के मसले की। विकास जिसको ज्यादा बेहतर करने का दावा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बार बार गुजरात का उदाहरण दे रहे हैं, और कांग्रेस और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हमने जबरदस्त विकास किया और आगे भी करते रहेंगे, इसके आप हमें वोट दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर बहुत कहा जा रहा है कि साहब विकास जो है मुद्दा है। अब विकास के मुद्दे में एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर होती है कि सड़कें कैसी बदली हैं, क्या मुल्क में बेहतर कनेक्टिविटी पैदा हुई है, क्या आने जाने के लिए लोगों को अब ज्यादा सहूलियतें हो रही है। हम ऐसी एक बड़े आलीशान हाईवे पर है, ये नोएडा से निकलकर ग्रेटर नोएडा होते हुए ये आगरा तक जाता है, बड़ा चर्चित है। गलती से बिल्कुल भी इसको गलत मत समझिएगा कि हम कोई कैंपेन ट्रेल पर है या कोई चुनाव का या किसी इलाके का आकलन कर रहे हैं। हम कहानी बताना चाहते हैं। जब विकास का दावा किया जाता है तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीरें आप अक्सर सरकारी विज्ञापनों में भी देखते हैं, और हम लोग भी आपस में बात करते हैं और कभी कभी कहते हैं कि सर आप वो इलाके से गुजरे या उस हाईवे से गए, वो तो एकदम विदेशों के हाईवे की तरह लगता है। तो इसको पिच किया जाता है, इसको बेचा जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बड़े बड़े बैरिकेड्स लगे हैं, कह रहे हैं गो स्लो। हालांकि जहाँ तक विकास का मसला है कोई ये नहीं कहना चाहता कि गो स्लो। हाँ, नमस्कार, क्या करते हैं आप लोग भाई? सर पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? यहीं पे कर रहे हैं। कहाँ पे है? यहीं पे मथुरा में पढ़ाई कर रहे हो? कौन से कॉलेज पढ़ते हो भाई? मैं तो सर यहाँ जॉब करता हूँ नोएडा में। नोएडा में जॉब करते हो? अच्छा, क्या कहाँ काम करते हो? मैं इधर सेक्टर 62 में काम करता हूँ। अच्छा, आईटी फर्म में काम करता हूँ। आईटी फर्म में काम करते हो, तो आप एक आईटी प्रोफेशनल हो। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप दोनों लोगों से, क्या उम्र, आपकी उम्र क्या है? मेरी सर अराउंड 30। अच्छा, अराउंड 30। यार अराउंड नहीं होता, थोड़ा 30 होता है, 30 से आगे का होता है। और आपकी क्या है यार? 25 साल। 25 साल। अच्छा चलिए, एक नौजवान है 30 साल के, एक नौजवान है 25 साल के। एक बात बताओ, आजकल बड़ा ये कितने सब विकास होगा, विकास हो रहा है, विकास। अब हम लोग आ गए ऐसे एक हाईवे पे घूमते हो, हमने कहा जरा हाईवे की तस्वीर समझे। तो हाईवे को लेकर बड़ा डिबेट है कि साहब कांग्रेस ने ज्यादा के समय में ज्यादा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का बहुत बड़ा घोषणा थी। ये विकास आप लोगों को लगता है वाकई कोई मुद्दा होता है? डेवलपमेंट की बात केवल इलेक्शन के टाइम पर आती है। बाकी तो आप देखिए जो मतलब हाई कास्ट के वोट अलग हैं, मुस्लिम वोट अलग हैं और लोअर कास्ट के वोट अलग हैं। बताइए, डेवलपमेंट तो नहीं। मेरा पूछने का मकसद ये है कि जैसे अब ये इस तरह का ये है तो बहुत बढ़िया बना हुआ, ये आगरा तक जाता है। ऐसे तमाम हाईवेज हैं हिंदुस्तान के अंदर। हम तो खाली एक इस पर आज आए हैं, हाईवे की और विकास की कहानी को। तो ये हमारा अधिकार है या ये कोई खास कर रही है सरकारें हमारे लिए? सर कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम अमेरिका आते हैं, हमारे पीएम वहाँ पोस्ट करते हैं कि साहब हमने ये किया वो किया। तो आई थिंक दिस इज बेयर मिनिमम। एटलीस्ट जो लोग रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, पीपल लिविंग इन विलेजेस, उनके बच्चे हैं वो, तो ये हमारा अधिकार है, कम से कम इतना तो होना चाहिए। ये कोई खासियत नहीं। यार आपको लगता है ये सब बढ़िया जो तेज गाड़ियाँ चल रही हैं, वैसे जो गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंसे इतनी स्पीड पे नहीं चल सकती, ये अब हमारे लिए अधिकार है कि वैसे ही हम? ये सब ठीक है वैसे। हाँ, ये सब ठीक है, बहुत जल्द कम टाइम लगता है। काम तो अच्छा हुआ है। बिकॉज मैं जब पहले आगरा जाता था तो बड़ा ही दिक्कत होती थी। यहाँ से आप नोएडा से आप निजामुद्दीन स्टेशन जाएंगे, ट्रेन के लिए वेट करेंगे और फिर पहुँचेंगे 3-4 घंटे में। अब एटलीस्ट कनेक्टिविटी अच्छी हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप दोनों नौजवानों का। ये लोग ये ऐसे मिल गए थे, वो ये समझते हैं कि हमारा अधिकार है। अब आप देखिए, यहाँ से रवि आपको दिखाते रहेंगे कि अब तस्वीर क्या है कि यहाँ पर अब ये देखिए, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। इसको जरा एक बड़े स्तर पर देखिए। आप देखते हैं यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो जाती हैं, बड़ी रफ्तार से ये चलती हैं, और ये पूरा एक इलाका है। जैसे मैंने कहा, एक जगह के जरिए हम आपको विकास की कहानी और उदाहरण बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, आप लोग क्या करते हैं? आप सिक्योरिटी में हैं यहाँ पर? तो यहाँ से एक दिन में कितने लोग गुजरते होंगे? ये तो सर पता नहीं कितने लोग गुजरते हैं। हाँ, कम से कम हजारों की संख्या में गाड़ियाँ निकलती हैं, 2-3 हज़ार की संख्या में गाड़ियाँ निकलती हैं। लोगों का पता नहीं कि एक गाड़ी में 10 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। हाँ। ये तो सर बताना नामुमकिन है कितने लोग निकलते हैं।
क्या आपको लगता है यहाँ पे बदल गया इसे बड़ा बड़ा हाईवे बनने से? ये तो साहब, ये तो इंटरनेशनल लेवल का हाईवे बनाया है, इंटरनेशनल लेवल का। एशिया में नंबर 1 बताते हैं इसको। हाँ, तो क्या मतलब लोग ज्यादा आते जाते हैं? ये कह रहे हैं हजारों गाड़ियां जाती है अब यहाँ से। हजारों गाड़ियाँ, क्योंकि रास्ता जो NH2 से जाते थे अभी एक्सप्रेस वे से जाएंगे 2 घंटे में, अगर 2-2.5। हाँ, 2 घंटे में। बस यही सुनना मैं चाहता था। अब देखिए ये है ये, और जैसे मैंने कहा कि इसको कतई भी कि हम कोई एक खास इलाके के बारे में आपको बता रहे हैं, उस तरह से इसको कतई भी नहीं लीजिएगा। अब जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात की कि साहब 2 घंटे में आगरा, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग हिस्सों में, सारे देश के हिस्सों में इस तरह की सड़कें बनी हैं जिन्होंने आवाजाही के सफर के समय को कम किया। समझने वाली बात यह है कि क्या ये वो विकास है जिसका एक मूल भारतीय नागरिक को अधिकार है, या वाकई सरकारों ने कुछ खास किया? और अगर सरकारों ने कुछ खास किया तो क्या ये वो मुद्दा है जिसको पिच करके, जिसको सामने रखकर सरकारें अपनी सियासी तकदीर बदलना चाहती हैं? 25 साल पहले के हिंदुस्तान में, 30 साल पहले के हिंदुस्तान में, 20 साल पहले के हिंदुस्तान में क्या आपने इस तरह की तस्वीर सोची थी? क्योंकि ये चुनाव में मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत जंग हो रही है इस बात को लेकर कि किसने कितना और कैसा विकास किया और कौन कैसा विकास करने का दावा कर रहा है। इसमें केंद्र सरकारों की अलग भूमिका होती है, राज्य सरकारों की अलग भूमिका होती है। हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अरे भाई साहब रुकना, आप कहाँ रहते हो? आप लोग नौजवान हो, कॉलेज में पढ़ते हैं? तप्पल रहते हैं, चप्पल रहते हैं। तो आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं? नहीं, हमारा अपना ही काम है। अच्छा, आप लोग अपना बिजनेस करते हैं? किस चीज़ का बिजनेस है आपका? कंप्यूटर का। कितने साल से आप इस इलाके में रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं कम से कम 5 साल से। 5 साल से। 5 साल में कितना बदला हुआ नजर आता है? सब ये हाईवे बन गई, सड़कें बड़ी बड़ी हैं। नहीं, विकास तो हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। आप लोगों को लगता है विकास, अगर आप मान लीजिए, मैं से एक मिसाल ले रहा हूँ कि आपको तय करना हो कि किसको वोट डाले, विकास आपके दिमाग में एक फैक्टर होगा? हाँ जी, फैक्टर है विकास तो। हाँ, ऐसे तो हम नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी के समर्थक मोदी हैं? को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, आप मोदी को वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप नरेंद्र मोदी क्यों समर्थक है नरेंद्र मोदी के? ये मोदी विकास की बात करते हैं, अच्छा, अच्छे आदमी है। विकास की बात करते हैं तो रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार ही युवाओं को एक अच्छा मौका है। ठीक है, रफ्तार से आप अपनी बाइक न चलाएं, आहिस्ता आहिस्ता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अब आप समझे कि मैं कार्यक्रम आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों मैं हाईवे का सफ़र कर रहा हूँ या इस यात्रा। अब उन्होंने, नौजवानों ने क्या कहा कि वो मोदी का समर्थक है, सबको अधिकार है भारतीय प्रजातंत्र में किसी न किसी का समर्थन करने का। और क्यों? क्योंकि वो विकास की बात कर रहे हैं। विकास में जो बिकता है, जो दिखता है, वो इसी तरह का माहौल होता है। तो देखते हैं ये वाकई विकास की बदलती तस्वीर कैसी है। जो बात मैं पहले आपसे कह रहा था, थोड़ा सा इसे और बेहतरी से समझिए तस्वीरों के माध्यम से। 25 साल पहले के हिंदुस्तान में, संभवतः 30 साल पहले के हिंदुस्तान में क्या इस तस्वीर की आपने कल्पना की होगी? एक हाईवे, इसकी जरा इसका विशालपन, इस सड़क की गहराई को समझिए। वहां दूर आपको यमुना एक्सप्रेसवे का बोर्ड नजर आ रहा है और ये आगरा तक जाने वाली सड़क है। दूसरी एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जब बदलाव होता है, हिंदुस्तान जैसे किसी मुल्क में जब बदलाव होता है तो वक्त लगता है, तस्वीरें एकदम से नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए और आम जनता के लिए सारी सहूलियतें जिसकी जरूरत थी वो मिलने लगी है। एक बहुत लंबा सफर तय होना है, लेकिन ये बदलाव की तस्वीर है। जिस तस्वीर पर कोई नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी अपना दावा ठोक रहे हैं, वो तस्वीर को और बदलने की जरूरत है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि जिन भी रास्तों से कटकर बनकर, इसमें राज्य सरकारों की एक बड़ी भूमिका रही है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन आप देश की, पूरे हिंदुस्तान की कहीं की भी तस्वीर अगर आप देखिए तो जहां जहां से ये रास्ते गुजरे हैं, इनके आसपास, जिसे आप नए भारत का मॉडर्नाइजेशन कहेंगे, आधुनिकीकरण कहेंगे,
अर्बनाइजेशन कहेंगे, शहरीकरण कहेंगे, वो होना शुरू हो गया। यानी कि इन रास्तों के आसपास वो इलाके बसने शुरू हो गए जो एक बड़े शहर के आसपास के, अगर हम चाहे तो एनसीआर कह सकते हैं उन्हें दिल्ली के हिसाब से या बाकी शहरों के हिसाब से, उसके आसपास के इलाके बनने लगे। तो इसलिए आप समझिए कि ये जो भी तस्वीर इन बड़े रास्तों को बनाने की है, जैसे हम अंग्रेजी में हाईवे कहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा असर पड़ा, उनका एक बहुत बड़ा असर पड़ा शहरीकरण पर भी। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सहूलियतों का दौर पूरा हो चुका है, अभी भी लोगों को बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ देना बाकी है। इसलिए जो जो विकास का दावा करते हैं, अभी भी उनको एक आम हिंदुस्तानी की कसौटी से बहुत दबाव के साथ, बहुत मजबूती के साथ, बहुत प्रभाव के साथ गुजरना है, क्योंकि ये तस्वीर बदलते हिंदुस्तान की बन चुकी है। इसको बेहतर बनाने वालों का इम्तिहान होगा 2014 के चुनाव में। कुछ नौजवान खड़े हैं यहाँ पर, इनसे जरा बातचीत की जाए। भाई आप लोग कहाँ से हैं? मथुरा जाना है आप लोगों को? आप भी मथुरा से हैं? अलीगढ़ से। अच्छा, आप अलीगढ़ से हैं। आप कहाँ से भैया? अलीगढ़ से। तो कुछ को मथुरा जाना है, कुछ को अलीगढ़ जाना है। कैसे जाओगे? बाई व्हीकल द्वारा। हैं? बाई व्हीकल कैसे? कोई आएगा यही नहीं है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, मारामारी है बसों की। बसों की बहुत मारामारी है। तो इतने बड़े बड़े हाईवे बन गए, तो ये बेसिकली आपके हिसाब से सिर्फ गाड़ी वालों के लिए है? हाँ? तो बस का आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है क्या, या बाकी के गाड़ी वाले कोई लिफ्ट दे देते हैं आप लोगों को? या तो लिफ्ट मिल जाती है, नहीं तो बस का इंतजार करना पड़ता है। तो बस का समय निर्धारित रहता है? कोई समय नहीं है। हाँ? कोई समय नहीं है। कोई समय नहीं है बस का, तो आप लोग खाली इंतजार करते रहते हैं। हाथ दिखाया, अगर किसी ने गाड़ी रोक ली, बैठा लिया तो ठीक है। रोकते भी नहीं है। हाँ? रोकते भी नहीं है। क्यों? अच्छा, डर के मारे कि पता नहीं कौन है आप, क्या घटना हो जाए, रोकते भी नहीं है। तो आप लोग रोज यहाँ आते हैं इस इलाके में काम करने, और वापस जाने का आपका कोई इंतजाम नहीं है, खाली बस पर निर्भरता है। देखिए, मैं यही बात आप लोगों को छोटी सी समझाने की, जब आधुनिकीकरण होता है तो वादे करना, बड़े बड़े विज्ञापन दिखाना, आपको तो पता ही है कि इस तरह के हाईवे पूरे मुल्क में, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इनके विज्ञापन सारी सरकारें दिखाती है, केंद्र वाली, राज्य सरकारें तो खासतौर पर दिखाती है। लेकिन आम आदमी की सहूलियत क्या होता है? जब आप लोग इस तरह की जगह से यात्रा करते हैं, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था, ये बना तो सारी बड़ी गाड़ियों के लिए है, तो फिर आप लोग इस रास्ते पर क्यों आते हैं? तो कुछ काम होता है तभी तो आते हैं। कुछ काम होता है? रास्ता बन गया, फिर जाए कहाँ? हाँ। जब सीधा रास्ता हमारा ये बन गया है तो फिर जाए कहाँ से? तो जाने का रास्ता यही है? अब यही है, सीधा हो गया है। हाँ। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा जाने का रास्ता यही है। लेकिन ये है कि बसों की सेवाएं, अच्छा, ये बस निजी सेवाओं की है कि सरकारी सेवाओं की? सरकारी सेवाओं। मतलब यूपी रोडवेज की बसेज है? ठीक है। कोई टाइम टेबल वगैरह दिया जाता है बस का आप लोगों को? नहीं, उतारते भी नहीं है गाँव पे। गाँव पे उतारते भी नहीं है? हाँ, सर्विस लाइन बनाई है, ये भी चालू नहीं है। ठीक है, जो सर्विस लाइन बनाई है वो भी चालू नहीं है, उसमें भी कोई सवारी नहीं है। कुल मिलाकर मध्य वर्ग, और मध्य वर्ग से थोड़ा ऊपर आप कह सकते हैं, जो गाड़ियों की आवाजाही अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए अभी तक ये हाईवे ज्यादा उपयुक्त नजर आते हैं। इसलिए मैंने कहा ये बदलते भारत की तस्वीर है, ये नए भारत की तस्वीर है, तो इसलिए इसमें चुनौतियां बहुत है। इसका सिर्फ बदलाव से इसका जश्न मनाने की जरूरत नहीं, और ये बदलाव अभी और भी बहुत जरूरी है। ये तो नरेंद्र मोदी जाने, राहुल गांधी जाने, कोई अखिलेश यादव जाने, कोई भी बड़े नेता जाने कि उनके बस में क्या है, लेकिन इन नौजवानों के बस में वो बस नहीं है जो इस आलीशान हाईवे से उनको अपने ठिकाने तक, अपने गांव तक, अपने शहर तक पहुंचा दे। तो बदलाव में ये सब सोचना और ये सब जानना बहुत जरूरी है। चलते रहिए आप मेरे साथ। देखिए, एक पारंपरिक सवारी पुराने जमाने की दिखाई पड़ गई है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? पुराना। हाँ? यहाँ से कितने किलोमीटर है? 33 किलोमीटर। यहाँ से 33 किलोमीटर पड़ेगा। तो एक चीज बताओ मुझे कि अब सब इतना बढ़िया सब गाड़ियां नए जमाने की, और
बड़ी बड़ी ट्रकें, लॉरियां, एकदम ऐसी सड़क है, इस पर चलती रहती हैं। तो आप लोग ये कितने साल से चला रहे हो यहाँ पे? अभी चलाए सब महीना और से। नहीं, लेकिन इस रास्ते से कब से जा रहे हो? इस रास्ते से 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ। पहले कौन से रास्ते से जाते थे? पहले वो झाझर ककोट झाझर होते हैं। ककोट झाझर होते हुए। जेवर से ककोट झाझर होते हैं। तो वो रास्ते और ये रास्ते में क्या फर्क है? ये बहुत बढ़िया है जी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया है। हाँ। और वो आप पुराने वाले रास्ते पे कितने सालों से चल रहे थे? वो पहले से ये 10 साल से चल रहे हैं? 10 साल से चल रहे। 10 साल से चल रहे। तो रास्ता पुराना वाला से बेहतर है ये। तो आप लोग करते क्या हो? आप खेती करते हो? हाँ जी। आप सब लोग खेती का, तो ये नोएडा या ग्रेटर नोएडा किस लिए जाते हो आप? यहाँ काम करने के लिए, इसी पे मारीगिरी में। अच्छा, काम करने के लिए। हम ये इनका काम है अपना। अच्छा, ये आपका अपना काम है। अच्छा, तो आप बाकी सब लोगों को अपने साथ लेके जाते हो। तो ये पुराना आपकी पारंपरिक सवारी है। थोड़ी देर हमको भी बैठाओगे इसमें? हाँ? चलो भाई, हम भी बैठे जरा। देखिए, नए जमाने की सड़क पर पुरानी सवारी कैसी होती है, इसका भी आनंद लिया जाए। अब ये हमको बता रहे थे कि पिछले सिर्फ 1 महीने से इस आलीशान हाईवे पर चल रहे। देखिए, मैंने बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर इसीलिए आपको बताई थी कि भाई बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो बड़ी अलग है। अब ये बनने से बहुत फायदा है जी। हाँ, इसलिए बनने से हाईवे बनने से बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। हाँ, हम जरा रवि जी को मदद करें। रवि जी भी हमारे साथ आए इस पर। रोटी मिली है इससे। बहुत लोगों को रोजगार हाँ, मिला है। देश में ये डुगडुगू की आवाज है। हाँ, ये देखिए, गाड़ियां चम से गई यहाँ से। ये गाड़ी के झम से जाने वाली आवाज नहीं है, एकदम मक्खन जैसी सड़क पर। ये डुगडुगू की आवाज है। अब ये जो पुराने समय का ट्रैक्टर होता है, इसकी खूबसूरती क्या है? बड़ा आपने इसको ऐतिहासिक तौर पर हिंदी फिल्मों में भी देखा, अलग अलग जगहों देखा। अब इसकी खूबसूरती ये कि ये इतनी ऐसी सड़क पर चलने के बावजूद भी उतना ही हिल रहा है कि जितना शायद पुरानी सड़क पर। काका, एक बात बताओ यार, कि सड़क चाहे जैसी भी हो, ट्रैक्टर हिलता इतना है? इतना तो नहीं है, ये छोटा बड़ा है, जो बड़ा होते ही ना हो, हिलते ही है। अच्छा, अब जब ऐसे आप बता रहे थे 1 महीने से अब इस सड़क पे आप चल रहे हो। हाँ जी। तो इस सड़क पर चलने से हाँ जी। ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ गई हो? पहले हाँ, बहुत तेज हो जाता है। बहुत तेज हो जाता है। हाँ। पहले से कम पे चलता है पुरानी वाली सड़क पे? उससे तो मंदा चलता है। हाँ, इसमें बहुत तेज चलता है। इसमें बहुत तेज चलता है। तो अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप तमाम बार देखते होंगे मुझे टेलीविजन में बहस की और चर्चा के प्रोग्राम करते हुए। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेश के साथ तरक्की, ये बड़ा जुमला आपने सुना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब लोग परिवर्तन की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये जो परिवर्तन का तरीका है, इसकी खूबसूरती यही होगी कि इसमें पुराने पारंपरिक को नए आधुनिक के साथ कैसे मिश्रित किया जाए, उसको कैसे बनाया और संवारा जाए। तो ये आगरा के हम रास्ते पे है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के हाईवेज की तस्वीर बदली है पिछले 30 सालों में, इसमें कोई बहस नहीं है। उसे कहीं और बदलना है, इसमें भी कोई बहस नहीं है। लेकिन जरा ये आप इसको क्या बोलेंगे? ट्रैक्टर बोलेंगे या कुछ और नाम है? ट्रैक्टर बोलते हैं। ट्रैक्टर ही बोलते हैं। आइसर, ठीक है। आइसर ट्रैक्टर सबसे छोटा ट्रैक्टर है। सबसे छोटा ट्रैक्टर, हाँ जी। ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रॉली के काम है, खेत वेत में काम करने वाला ट्रैक्टर। यही मशीन ये गेहूं डालने वाली है। हाँ, अब देखिए एक आधुनिक वाले की तस्वीर, वो देखिए जरा। अब ये एक आधुनिक तस्वीर है जिसपे हम चल रहे हैं, ये एक पारंपरिक तस्वीर है। तो जो लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, उनको भी एक बार इसका आनंद लेना चाहिए कि इस तरह की सड़क पर भी कैसे हिलते हुए एक ट्रैक्टर चल सकता है। इसका अपना आनंद है भाई, है? अपना हुआ है जी। हाँ। आप भैया क्या करते हो? आप इंडस्ट्री में काम करते हैं। कहाँ पे? यही हाईवे। अच्छा, आप भी हाईवे पे काम करते हो। आप भी टप्पल की तरफ के रहने वाले हो? पुरान के रहने वाले हैं। जेवर। हाँ? जेवर के। जेवर के रहने वाले हैं, ठीक है। ये जेवर के रहने वाले हैं। और आप ये हाईवे पे कितने साल से चल रहे हो? यहाँ पे 7 महीना। 7 महीना। अब पुराने वाले में ज्यादा बढ़िया था यहाँ पे ज्यादा बढ़िया, ठीक है।
तो ये कम से कम सबसे राय लेकर ये तो स्पष्ट है कि पुराने से नया बेहतर है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, स्वाभाविक है। ट्रैक्टर जो है उन्होंने बताया पहले की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से चलता है, यहाँ पर ज़्यादा पकड़ के साथ चलता है। हालांकि जैसे मैंने कहा बड़ी फुर्ती से, बड़ी स्पीड से गाड़ियाँ पीछे से निकल जाती, फिर भी ये अपना पारंपरिक यात्रा का तरीका है और ये अभी भी नए ज़माने में इस्तेमाल हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है इस सवारी को करते हुए, ये जानते हुए कि नए बदलाव के हाईवे। कुछ पॉलिटिक्स के बारे में जानते हो? पॉलिटिक्स किसको वोट दोगे, ऐसा कोई मन? हाँ, कमल पे ही देंगे। अच्छा, ये सब नेता कहते हैं बदलाव है और विकास करना है, ये विकास समझ में आता है आप लोग? हमारे गांव में भी कीचड़ है। नहीं तो ये सब ऐसे बड़े बड़े हाईवे बना के विकास दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं? गाँव में तो बहुत कीचड़ है, कोई सड़क नहीं है। गांव में कोई भी सड़क नहीं है। नहीं। तो ये सड़क वड़क खाली ये सब बड़ा बड़ा हाईवे है, चमकीला। ये देखिए लोग तस्वीर देख रहे हैं, खींच रहे हैं। अब ये क्यों खींच रहे हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद ये नए जमाने के लोग हैं, इन्होंने ट्रैक्टर नहीं देखा होगा। अधिकारी जी, आप ये बताइए कि आपको इस ट्रैक्टर की सवारी कैसी लग रही है? अरे बहुत मजेदार है। विपुल ही हमारे साथी, हमारे प्रोड्यूसर है, रवि हमारे कैमरा पर्सन है, हम सब साथ। मैंने कहा ना पारंपरिक जो है वो यही सवारी है और बड़ी मजेदार बात इसलिए है क्योंकि पारंपरिक सवारी आधुनिक हाईवे पर चल रही है और अपनी रफ्तार के साथ चल रही है, तो बड़ा दिलचस्प है। सड़कों की जो हालत है जो पिछले 15-20 सालों में बदली है, हाँ। उससे आप कैसे देखते हैं कि आप अपने पिछले जमाने और अब के जमाने में? नहीं, पिछले 15-20 सालों में बदली जरूर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। ऐसे हाईवे जो है शायद आप 20 साल पहले उनकी तस्वीर नहीं सोच सकते थे पूरी तरह से बदले, इसमें कोई बहस नहीं है इस बात को लेकर। लेकिन साथ में क्या ये सिलेक्टिव तरीके से हुआ है, क्या ये पूरे तौर पर नहीं हुआ है? जैसे इन्होंने भी बड़ी सरलता से बता दिया कि ये हाईवे बनते हैं, इन हाईवे को पैकेज किया जाता है, इनकी तस्वीर बेची जाती है, इनको डेवलपमेंट का मैस्कॉट बताया जाता है, लेकिन क्या गांव देहात की सड़कें बदली हैं? तो अभी भी इस मुल्क का एक बड़ा हिस्सा बिजली सड़क पानी की तरफ देखता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। काका आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र है शर्मा। गजेंद्र शर्मा जी। तो गजेंद्र शर्मा जी के अब हम जैसे कहते हैं ना सारथी के बगल में आके बैठने का गजेंद्र जी ने हमको मौका दे दिया है भाई। ये एक्सप्रेस वे पर गजेंद्र जी के ट्रैक्टर आप ही का है? हाँ, तो ज्यादा मजा आता है इस पर चलाने में? बहुत मजा आता है। कितनी स्पीड तक ले जाते हो यहाँ पे? स्पीड तो थोड़ी है। हाँ, 35-40। तो सुबह जब अपने गांव से आप निकलते हो इधर आने के लिए तो कितना समय लगता है ये एक्सप्रेस वे पे? एक्सप्रेस में लगता है करीब 1.5 घंटा। और पहले कितना समय लगता था? पहले तो 5 घंटे में जाके लगेगा। 5 घंटे में? तो पहले जो सफर ये 5 घंटे में अपने गांव से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ आने का तय करते थे, अब वो सफर ये एक्सप्रेस वे की वजह से 1.5 घंटे में तय कर लेते। बदलाव में जो वाकई समावेश है, जिसकी बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर नेता बड़ा बड़ा माइक पकड़ के बातें करते हैं, वो समावेश की स्थिति आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक सही बैलेंस होना, उसका एक सही समन्वय होना वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हिंदुस्तान गजेंद्र जी के लिए भी बदल रहा है जैसे किसी और के लिए बदल रहा है, लेकिन गजेंद्र जी की परिस्थितियां हिंदुस्तान के बदलते हुए नहीं बदल रही है। दर्द ये समझना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को। इसीलिए शायद हम एक नए जमाने के हाईवे पर निकले, एक पारंपरिक सवारी में चीजों को जानने और समझने के लिए। तो हम यहाँ उतर रहे। गजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सब कुछ तकदीर बदले, आमदनी बदले। बहुत बहुत शुक्रिया। 242 नंबर का गजेंद्र जी का ट्रैक्टर, इस पर लिखा है निजी कृषि कार्य हेतु वाहन।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो ये वो सबसे बड़ा एक टोल प्लाजा है। जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो आपको याद होगा पुराने समय में चुंगी हुआ करती थी कि आप ऑक्ट्रॉय देते थे, चुंगी देते थे आप, और उसके बाद जो है भारी वाहनों का आना जाना होता था, उसको इजाजत मिलती थी आगे जाने की। ये सब कुछ बदलकर जैसे नॉर्मल सड़क है, ये एक स्पेशल हाईवे है, तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। ये टोल बना है, ये अब एक बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर। ये एक ऐसा है जो आपको देश के अलग अलग हिस्सों में सभी बड़े हाईवेज जो है उन पर सब पर ये नजर आएगा। हम इससे भी गुजरेंगे, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। उसके बाद आपको भी ले चलता हूँ यहाँ पर, जहाँ एक बड़े ही व्यवस्थित तरीके से इस टोल को मैनेज किया जाता है। आप देख सकते हैं एक फर्स्ट एड सेंटर बना हुआ है किसी भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई एक्सीडेंट वगैरह की अगर खबर आए तो उसके हिसाब से ये बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल की गाड़ियां, जैसे मैंने आपको कहा था कि निजी सुरक्षा के हिसाब से सब कुछ बना होता है। ये आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी घटना हो जाए आग लगने की, उसके लिए अलग से गाड़ियां हैं। ये एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये भी पूरा इंतजाम है ताकि अगर कोई भी घटना किसी को चोट लगने की हो जाए या कोई एक्सीडेंट होने की आए, तो ये बड़ा नया तरीका है। ये देश की यातायात को मैनेज करने का एक बड़ा नया तरीका है, एक बड़ा नायाब तरीका है। देखते हैं कि अंदर इनका जो ये कंट्रोल रूम है जहां से ये सब कुछ मैनेज होता है वो कैसा है। इसको जेपी ग्रुप के लोग मैनेज करते हैं। जरा इस पर हल्की सी नजर हम डालते हैं। ये कॉरिडोर कंट्रोल है, ये बहुत जरूरी है। आप पता नहीं कितनी बार इस टोल प्लाजा को पार करते होंगे, लेकिन ये सब चीजें शायद आपको नहीं पता होंगी कि इसके पीछे कितना बड़ा तंत्र और सिस्टम होता है। कल से आपको लगता है कि लोग एक तरफ एक मॉडर्न इंडिया देखना चाहते हैं, एक नया भारत देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके पुराने भारत की उम्मीदें अभी तक पूरी नहीं हुई। आपको लगता है जैसे हाईवेज लोग बेच देते हैं, साहब ये देखिए हाईवे बना दिए हमने, आपको लगता है इंडिया बेहतर है अब कनेक्शन के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से? देखिए, विकास का जीता जागता जो स्वरूप है ये एक्सप्रेसवे है। ठीक है। जेवर किसी टाइम पे जो लोग जेवर में रहते थे, जो कि टोल प्लाजा है जहाँ पे ये स्थित था, उनको नोएडा पहुंचने में और ग्रेटर नोएडा पहुंचने में 3.5 से 4 घंटे लगते थे। तो सबसे बड़ी चीज है कि वक्त कम होता है। ये देखिए जी, यमुना एक्सप्रेस वे पे ये जो टोल प्लाजा है, हाँ, एक इस चीज के कारण भी यूनिक है, हाँ, कि बाकी जगह आपको जो टोल प्लाजा मिलेंगे जी, वो हमेशा सड़क के साइड में मिलेंगे। हाँ, हाँ, या तो लेफ्ट में होंगे या राइट में होंगे। हाँ, ये पहला टोल प्लाजा ऐसा है, हाँ, जो सड़क के बीचों बीच है, हाँ, यानी ये लेफ्ट साइड है, हाँ, वो राइट साइड है, हाँ, 16 लेन इस तरफ है, हाँ, 16 लेन दूसरी तरफ, 16 लेन। अगर आप डीएनडी में भी जाएंगे, हाँ, तो उसका टोल प्लाजा आपको एक तरफ मिलेगा, हाँ, ये बेहतर आप कंट्रोल के लिए, हाँ, इसको बीच में साइड करा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको मैन और मेंटेन किया जाता है, यानी कि इसकी कारगरता और इसकी काम करने के तरीके को कैसे मैनेज किया जाता है। तो तमाम वो लोग देखिए जो गाड़ियों से अपनी गाड़ियां खाली रोक कर सोच रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया और टोल की पर्ची कटी और वो आगे बढ़ गए, तो ऐसा सरल नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये गरीबों के बस की चीज नहीं है। मध्य वर्ग या उससे थोड़ा ऊपर का तबका वो आ सकता है, लेकिन गरीब जो है वो कहां से पैसा देगा टोल पर आने के लिए? देखिए, अगर आपकी बात ठीक है कि जो गरीब वर्ग है वो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है टोल देना, वो यही सुविधा चाहता है सरकार के द्वारा बनाई जा सके ताकि उसको ये चीज, लेकिन वो भी आज के टाइम पे सुविधा मांगता है। वो 3.5 घंटे लगा के नोएडा नहीं जाना चाहता, वो भी चाहता है कि आधे घंटे में मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा पहुंच जाऊं। अगर उसको ये सुविधा सरकार की तरफ से मिल जाती है जहां उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपको पता है इन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारी सरकार के पास इतना ना तो साधन। बहुत अच्छा पॉइंट कर्नल साहब रखने आया कि लोग सरकारों से फिर उम्मीद करते हैं। इसीलिए अब आप समझ रहे हैं मैं आपको क्यों इस यात्रा पर लेकर आया है, क्योंकि सब चाहते हैं आपको अपनी तरफ आकर्षित करना, खींचना, विकास के मुद्दे पर नारेबाजी करना, भाषण देना, हाथ हिला हिला के बहुत
आसान काम है। जब सरकारें रहती हैं तो उनसे आप लोगों को हिसाब मांगना चाहिए कि उन्होंने असली विकास के मुद्दों पर क्या किया। सबसे मुश्किल चीज क्या होती किसी टोल को मेंटेन करने में? टोल, क्योंकि ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, और जैसे मैंने बताया कि इंडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जेपी ग्रुप ने यहाँ पे लगाई है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लोगों की मानसिकता चेंज होने में टाइम लगेगा। लोगों की मानसिकता है, नेता वेता इस टाइप की हरकत करते हैं कि उनके चार चंपू उतर के कहते हैं हम टोल पे पैसा नहीं देंगे। रोड के लिए पैसा क्यों? हाँ, ये सही बात है। ये बात है, इस तरह की बड़ी घटना आती है, नेता और कोई विधायक के चार चमचे या विधायक जी उतर कर या सांसद जी, ऐसी घटनाएं सामने आई कि हम टोल पे पैसा नहीं देंगे। क्योंकि पुरानी पारंपरिक राजनीति में ऐसा होता था, जब चुंगी का सिस्टम था तो कहता था नेताजी की गाड़ी तो फ्री में निकलेगी। तो वो नेता जो विकास का नारेबाजी करते हैं, ये उनके लिए सबक है। ये मानसिकता भी बहुत चेंज होती जा रही है। बहुत चेंज होती जा रही है। लोग कहते हैं कि आज के टाइम पे हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो नेता जो भाषणबाजी करते हैं, उनको भी अपने नीचे के छुड़भैये नेताओं को समझाना चाहिए कि ऐसी हरकतें ना करें, इससे उन्हीं की बदनामी होती है। रोड पे जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, जैसे हम देख सकते हैं। जी हाँ, हम बहुत मुल्कों की यात्रा की है तो होता है, सब जगह पे पूरी तरह से उसे मेंटेन करते हैं। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प चीज है। रवि अगर इसे शूट करें तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ा सा स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर कैसे लगातार ये 24 घंटे की मॉनिटरिंग है, स्वाभाविक है। ये 24 घंटे की मॉनिटरिंग, और ये एक स्पेसिफिक सर्च यहाँ कर रहा है। इसी तरह का एक कंट्रोल रूम हमारा जहाँ पे हेड ऑफिस है, जिसको कि स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं, वाईसीसी के नाम से, वहाँ बहुत बड़ी स्क्रीन और आधुनिक चीजों से आपको दिखाएंगे। ये हम सिर्फ 66 किलोमीटर देख रहे हैं, वो 165 किलोमीटर की पूरी रोड वहां पे बैठे बैठे देखते हैं। यहाँ से हम सर्विलेंस डिवाइसेस और जितने भी तरह के मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, उनको हम यहाँ से मॉनिटर करते रहते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर 74 टाइप्स ऑफ सर्विलेंस डिवाइसेस लगे हुए हैं, और इसके अलावा करीब 8 हमारे वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड्स और मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस लगे हुए हैं यहाँ पर। वाह, 165 किलोमीटर की रोड आप बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि तकनीकी तौर पर, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से जो भी लोग आते जाते हैं इन बड़े हाईवे से, याद रखिएगा कि आपका सारा मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। टोल पर पैसे लिए जा रहे हैं आगरा की यात्रा के रास्ते में। जानकार एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी ये कहते हैं कि इस तरह के विकास का फायदा भी अलग है और नुकसान भी अलग है। तो इस तरह के विकास को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो अब बदलनी नहीं चाहिए, लेकिन होनी चाहिए सही माध्यम से, सही तरीके से। इसमें कोई डाउट नहीं, हाईवे बने हैं, बहुत ज़्यादा बनने बाकी हैं। जितने आपके एक्सप्रेसवे एंड हाईवेज हैं, सबके सब कनेक्ट होना चाहिए हर एक शहर से, जिसके शहर की पॉपुलेशन 2-2.5 लाख से ऊपर है। वरना बात बनने वाली बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहा है मैंने कि आप 40% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे, 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट दे, 10% आपका गेनफुल यूज से लो, कॉमर्शियल बनाओ आसपास, एंड 40% प्राइवेट सेक्टर से लो, कोई मुसीबत नहीं है। रोड के पूरा रोड कॉस्ट 35,000 करोड़ ईयर कॉस्ट करती है। तो व्हीकल धीरे धीरे चलेगा, टुक टुक करके चलेगा, व्हीकल्स की लाइफ खत्म होती है। इंक्रीज व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट 20,000 करोड़ पर ईयर बढ़ती है। आपकी लॉस में इमेज खराब होती है, हाईवे अथॉरिटी की इमेज खराब होती है, स्टेट गवर्नमेंट की खराब होती है, नेशनल गवर्नमेंट की इमेज खराब होती है। तो हाईवे की तस्वीर के जरिए मैं विकास की कहानी में जो नारे और वादे किए जा रहे हैं उनका एक पहलू आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने इस पूरे प्रोग्राम में आपसे कहा कि हिंदुस्तान बदल रहा है, उस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। एक हिस्सा तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, लेकिन क्या पूरा हिस्सा तरक्की के रास्ते पर जा रहा है? क्या बड़े हाईवेज की देश के अलग अलग हिस्सों में
तस्वीर बेचकर आप पूरे हिंदुस्तान की सड़कें बदल रही हैं, क्या ये कह सकते हैं अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ कहना बाकी है? जो भी सरकार डेवलपमेंट को एजेंडा बनाकर, विकास को अपना मुख्य मूल मुद्दा बनाकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसको ये समझना पड़ेगा कि जितनी बातें वो कर रही है उतना ही उसको साबित करना होगा। क्योंकि आखिरी बात मैं जरूर आपसे कहूंगा कि इस देश का नागरिक पहले से कहीं ज्यादा अपने हक की, अपने हिस्से की सिस्टम और नेताओं दोनों से मांग कर रहा है। मैं अभिज्ञान प्रकाश, टारगेट 272 के लिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।